नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप द्विवेदी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, हमने वर्णमाला का जो प्रैक्टिस सेट फर्स्ट कर लिया है। इसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन वर्णमाला से संबंधित हम नेक्स्ट पार्ट बनाने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट दूसरा वर्णमाला से संबंधित, जिसमें और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो आपकी आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आपका समय खराब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। मतलब सीधा सा मतलब कहने का, आपका जो संयुक्त व्यंजन है, निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। पहले हम आपको थोड़ा सा, हमारी आदत क्या है कि आपको पहला वह क्वेश्चन तो आपको हम बताएंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और बताते जाते हैं। तो आप सुनना कि निम्न में से हमारा जो संयुक्त व्यंजन है, पहले अपन देखते हैं संयुक्त व्यंजन होता क्या है। तो जो संयुक्त व्यंजन होता है, ये क्या होता है कि ऐसे वर्ण जो दो वर्णों से मिलकर बना होता है, मतलब सीधा सा मतलब है जो दो वर्णों के योग से मिलकर बना होता है, उसे अपन नाम क्या देते हैं, संयुक्त व्यंजन। और वर्णमाला में जो संयुक्त व्यंजन की संख्या है वो कितनी है, 4 है। कितनी है, 4। इसमें से पहला संयुक्त वर्ण कौन सा है, श। अगला कौन सा है, एक संयुक्त व्यंजन जी है। अगला देखें अपन तो अगला क्या है, त्रा। अगला कौन सा है, ज्ञा। और जो अगला संयुक्त व्यंजन है श्रा, क्या है, श्रा। तो एक कौन सा है, 1 2 3 4। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 है। लेकिन वर्तमान में अभी एक नया जुड़ गया जिसका नाम क्या है, ध्या। तो मुख्य रूप से संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 ही है, लेकिन कुछ एक डिक्शनरी में जुड़ गया है, हिंदी डिक्शनरी में, जिसका नाम है ध्या। तो क्वेश्चन अपना है, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। तो आपने अभी देखा संयुक्त व्यंजन कितने हैं, 4। तो पहला जो अपना है, ए है, नहीं है। अगर अपन देखें ज्ञा, तो ज्ञा अपना कौन सा है, संयुक्त व्यंजन, जे भी है। वहीं पर अपन देखें डा, तो जे भी नहीं है। नेक्स्ट अपन देखें इसके बाद अगला ऑप्शन, तो जे भी नहीं है। मतलब अपना जो इसमें करेक्ट आंसर है कौन सा है, ऑप्शन बी। तो निम्न में से अपना जो संयुक्त व्यंजन है वो ज्ञा। अब यहाँ पर देखना, जो कि ज्ञा नहीं होता है, ये दो वर्णों से मिलकर बना होता है। आप भी ये जानते हो, एक गा और एक या। तो इन दोनों वर्णों से मिलकर जो बना होता है वो ज्ञानी अपने, यानी ज्ञा। लेकिन जो ज्ञा होता है, इसका उच्चारण काहे का होता है। आप ज्ञा बोलते हो तो गा और या से मिलकर बना होता है। उच्चारण की दृष्टि से इसका वर्ण विच्छेद जी कहलाता है, गा और या। लेकिन अगर अपन देखें लिखित रूप में, इसका जो उच्चारण होता है वो जा और या के रूप में होता है, जा और पंचमा अक्षर के रूप में होता है। ये इसका लिखित रूप में इसका सही आंसर है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए उच्चारण की दृष्टि से ज्ञा किससे मिलकर बना होता है, तो गा और या से मिलकर ये बना होता है। तो अपना जो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। मतलब आपको जो जी 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, ता, ना, दा और टा, इनमें से आपको बताना है कि दंत ध्वनि नहीं है। तो हमने आपको वर्णमाला में आपको बताया था, एक बार और आप दोबारा से एक बार और रिपीट कर लें। देखो, जो का होता है, का वर्ग में भी 5 आएंगे, का, खा, गा, घा। जल्दी एक बार आप रिपीट कर लेना। तो आपने जी देखा, का वर्ग में भी 5 वर्ण, चा वर्ग में भी 5 वर्ण, टा वर्ग में भी 5 वर्ण। इसी प्रकार आपने और भी देखा, जो अपना अगला वर्ण होता है टा वर्ग, ता वर्ग, तो इनमें भी कितने होते हैं, 5 वर्ण। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा गया कि दंत ध्वनि नहीं है। तो आप एक बार बोलकर देखना, यानी आपकी जो जीभ है वो दंत को स्पर्श कर जाए तो वही वर्ण अपनी कौन से वर्ण कहलाते हैं, दंत वर्ण। जैसे आप ता बोलते हो, ता, तो जो जीभ है वो किसको स्पर्श कर गई, शायद ता को, तो ता भी क्या है, दंत वर्ग। अगला अपन देखें दा, तो जब अपन दा का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ होती है वो भी किसको स्पर्श कर जाती है, दंत को। तो दावी, इसमें से कौन सा वर्ण अपना, दावी क्या है अपना, दंत वर्ण। का भी क्या, ता भी क्या है अपना, दंत वर्ण। ये क्या है, टा। जब आप ना बोलते हो, ना बोलो तो भी जीभ दंत को स्पर्श कर जाती है, तो ना भी इसमें दंत वर्ग है। कौन सा नहीं है, तो टा बोलना, तो टा नहीं बोल, टा बोलोगे आप तो टा क्या नहीं है, एक दंत वर्ग, क्या नहीं है। फिर टा एक क्या है, तो यहाँ पर देखना है टा एक क्या है। तो अपन देखें तो टा जो है वो मूर्धन्य है, क्या कहलाता है, टा वर्ग वाला मूर्धन्य। यानी टा में आपके जो भी 5 वर्ण आते हैं, टा, ठा, डा, ढा, णा, तो ये सब क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य, यानी मूर्धा, मूर्धा। तो इसमें से दंत वर्ग कौन सा नहीं है, टा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं। तो आप ध्यान से सुनना, जिन शब्दों के अंत में छोटा आ जाता है उन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार, अयुग्मवाय, अंतस्थ और अकारांत। यहाँ पर देखना, थोड़ा सा आपको बताते हैं। अनुस्वार क्या कहलाता है, अनुस्वार वह वर्ण कहलाते हैं, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, अंग, क्या लिख दिया, अंग। तो किसी भी वर्ग का जो पंचमा अक्षर होता है वो अपने आप में क्या कहलाता है, अनुस्वार क्या कहलाता है। काहे का उच्चारण आपको मिलता है, यहाँ बोलते तो अंग। जैसे आपने लिखा, कोई भी आप शब्द लिख लीजिए, जैसे जैसे आपने लिखा संसार, क्या लिखा है, संसार। तो संसार में क्या आ गया जी, बिंदी। तो किसी भी शब्द के ऊपर जो बिंदी नजर आती है उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। तो इनको अनुस्वार कहा जाता है। तो ऑप्शन ए अपना नहीं होगा। अगर अपन ऑप्शन बी देखें, अयोग्यवाय क्या कहलाता है, तो हम आपको थोड़ा सा बता दें, स्वर की जो कुल संख्या होती है वो 13 होती है, लेकिन मूल स्वर कितने होते हैं, 11। और कभी कभी ऑप्शन में 10 मिलता है।
तो उसमें करेक्ट आंसर क्या होगा 10। दूसरे नंबर पर प्राथमिकता किसे दोगे 11। और कुल स्वर कितने होते हैं 11। कुल स्वर कितने होते हैं 13। आपने एक स्वर देखा होगा अंग और एक स्वर क्या देखा होगा आहा। अब आप जानते हो जब आ को बोलते हो तो माँ का उच्चारण आता है, आहा को बोलते हो तो हा का उच्चारण आता है। मतलब ऐसे स्वर जो ना तो स्वर की गिनती में गिने जाते हैं ना ही व्यंजन की गिनती में। लेकिन कुछ विद्वानों ने इन्हें कहाँ पर रख दिया स्वर की कैटेगरी में। तो ना तो इनका पूर्ण रूप से उच्चारण स्वर की तरह कर सकते हैं आप ना व्यंजन की तरह। तो इस तरह के वर्णों को अपन क्या नाम देते हैं अयुग्म। तो आपने अयुग्म समझा। अगला अपन देखते हैं अंतस्थ क्या कहलाता है। अंतस्थ में मतलब थोड़ा सा जब इनका उच्चारण करो तो वह उच्चारण कंठ के द्वारा मुख से स्पर्श करते हुए बाहर निकल जाए थोड़ी सी प्राणवायु के साथ, तो उन व्यंजनों को यानी उन वर्णों को क्या कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन। और अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, जिसमें से एक कौन सा था या, एक कौन सा था रा, एक कौन सा था ला और एक कौन सा था बा। तो जी क्या कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। क्या कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। आपने देखा है जी कौन से वर्ण कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। और जो अपना ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी में क्या है अकारांत। कौन से अकारांत। तो आप सभी जानते हैं, हम आपको थोड़ा सा बता दें कि अकारांत क्या होते हैं। अगर मैं कोई शब्द लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे हमने लिखा कोई भी, जैसे आप मान लो घर, क्या बोला घर। जब आप घर बोलते हो तो रा बोलते हो, जब व्यंजन बोलते हो मतलब अंत में आपने क्या बोला घर, तो आपको अंत में काय का उच्चारण बोला आ का। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है अकारांत। क्या कहा जाता है। तो जिन शब्दों के अंत में आ जाता है उन्हें क्या कहा जाता है अकारांत। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बता रहा है श्राप वर्ण किसके योग से मिलकर बना होता है। तो अभी आपने पिछले ही क्वेश्चन में देखा ये जो 6 वर्ण है ये क्या कहलाता है संयुक्त व्यंजन। कौन सा संयुक्त व्यंजन। हमने अभी बताया था संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है 4। यहाँ पर देखना जो 6 बना होता है वो का और सा से मिलकर बना होता है। का और सा से मिलकर इन दोनों के योग को अपन क्या नाम देते हैं सा। क्या देते हैं सा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अगर अपन 5 की बात करें तो हिंदी वर्णमाला से स्वरों की कुल संख्या कितनी है। अब यहाँ पर फंसने वाला क्वेश्चन है, स्वरों की कुल संख्या कितनी है तो आंसर होगा कि 13। अगर वही पूछ लेता स्वरों मूल स्वर कितने हैं तो कितने हैं 11। लेकिन मूल स्वर कितने हैं 11, कुल स्वर कितने हैं 13। तो मूल स्वर पूछे तो आंसर क्या होगा 11 और कुल स्वर कितने हैं 13। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन स्वर नहीं है। तो आप जानते हो आ से आहा तक जो अपने हैं वो कुल कितने स्वर हैं 13 स्वर। कितने स्वर हैं 13। तो आप सभी जानते हो इसमें से कौन नहीं है स्वर पंचमाक्षर। कौन सा नहीं है पंचमाक्षर। जिसे आप क्या बोलते हो तालु की द्वारा। जैसे आप बोलते हो कंठ से कौन बोले जाते हैं का वर्ग वाले। चा कौन से बोले जाते हैं चा वर्ग वाले। जैसे चा छा जा जो किससे बोले जाते हैं तालब्य से। किससे बोले जाते हैं तालब्य से। तो चा छा जा झा यहाँ तो यहाँ क्या है एक स्वर नहीं होकर क्या एक व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, जो अपना क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है। सरल क्वेश्चन, टा वर्ग नहीं है। टा में कौन आता है टा ठा ड ढ या। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन सी भी सही है। तो घा इसमें क्या है अपना करेक्ट आंसर। जी टा वर्ग में नहीं आता है घा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है। तो आप सभी जानते हैं व्यंजनों की अगर कुल संख्या पूछे तो आंसर क्या होगा 39। लेकिन इसमें क्या पूछा गया जो व्यंजनों की संख्या पूछी है मूल रूप से वो कितनी होती है 33। कितनी होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिम स्वर है। कौन सा स्वर है पश्चिम स्वर। तो ऑप्शन ए क्या है बड़ा आ, ऑप्शन बी बड़ी ई, ऑप्शन सी जा और ऑप्शन डी ड़ा। तो इसमें आपको बताना है पश्चिम स्वर कौन सा है। अब हमने आपको बताया था कि जीभ के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं अग्रस्वर, मध्य स्वर और एक स्वर कौन सा बताया था पश्चिम स्वर। तो आपको हमने बताया था जो मध्य स्वर होता है वो क्या होता है छोटा आ। इसके बाद हमने आपको बताया अग्रस्वर कौन होता है छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ए। ये कौन से होते हैं अग्रस्वर। और जो पश्चिम स्वर होते हैं वो क्या होते हैं बड़ा आ। क्या होता है बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ये क्या होते हैं पश्चिम स्वर। तो इसमें से बड़ा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन योग बाह्य वर्ण है यानी अयोग्य बाह्य सीधा सा मतलब है। तो अयोग्य बाह्य अभी आपको बताया था विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्पप्राण। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन ए विसर्ग को क्या कहा जाता है योग बाह्य यानी अयोग्य बाह्य वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो बोला छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो अभी हमने आपको बताया था जो का वर्ग है जो किससे निकलता है कंठ से। चा एक कौन होता है टा वर्ग, एक कौन सा होता है ता वर्ग और एक कौन सा होता है पा। तो का वर्ग किससे निकलते हैं कंठ से। चा वर्ग किससे निकलता है तालब्य से, टा वर्ग मूर्धा से, ता वर्ग दंत से और जो पा वर्ग है जी ओष्ठ से निकलता है। तो छा वर्ग तो छा ध्वनि कहाँ से निकलेगी चा वर्ग से और चा वर्ग कहाँ से बोले जाते हैं तालु से। तो छा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है ऑप्शन सी तालब्य इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। अभी बताया था आपको हमने, तो जे भी संयुक्त व्यंजन है, सी भी संयुक्त व्यंजन है और जो डी में ऑप्शन है वो भी संयुक्त व्यंजन है। तो संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है, सा कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 13 है कि तालव्य व्यंजन है। तो तालव्य व्यंजन अभी देखे थे हमने, कौन कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं, तालव्य व्यंजन कौन कहलाते हैं। चा वर्ग पूरा किस में आता है, तालव्य व्यंजन में, चा छा झा झ ञ, ये तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन 13 का, क्वेश्चन 13 का जो ए ऑप्शन है इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 जो है, यार अलावा किस वर्ग के व्यंजन है। अभी हमने आपको बताया था, जो अभी हमने आपको बताया था यार अलावा है, ये क्या कहलाते हैं, तालव्य नहीं कहलाते हैं। फिर ऊष्म क्या कहलाते हैं, जिसमें बोले तो अधिक ऊष्मा निकले उन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 4। कौन से, तो साधु के जो आप तीनों सा देखते हैं ये क्या कहलाते हैं, ऊष्म व्यंजन। एक क्या कहलाता है, हाँ, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। अब देखें अपन अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन अभी पड़ी थी, या रा ला और वा, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुनासिक का संबंध होता है। क्वेश्चन क्या है, अनुनासिक का जो संबंध होता है वो किससे होता है, केवल नाक से, केवल मुँह से, नाक और मुँह से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अनुनासिक का कैसे होता है, नाक और मुँह से। अनुस्वार का कैसे होता है, नाक से। निनुनासिक का कैसे होता है, मुँह से। लेकिन अनुनासिक का पूछा तो वो किससे होता है, नाक और मुँह से। अनुनासिक जैसे हमने बोला आँख, तो थोड़ा सा मुँह का उच्चारण लगा और बाई शब्द नाक के सहारे बाहर निकल गया तो उसे बोलते हैं अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। तो अभी बताया था किसी वर्ग का जो पंचमाक्षर होता है वो क्या कहलाता है, अनुनासिक। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किसी वर्ग का पंचमाक्षर अनुनासिक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कितनी है। 8 गलत, 9 गलत, 14 गलत। अभी पढ़ा था हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है हमारा कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है। इसका मतलब है कि ऐसे वर्ण जो कंठ से और ओष्ठ से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यहाँ पर देखना, जो कंठस्थ ध्वनि का उदाहरण है वो क्या है, तो जो आपका ए है ये किससे मिलकर बना होता है, आ और ई से मिलकर। वो आ क्या है, आ कंठ से निकलता है, जो ई है ई ई जी ओष्ठ के द्वारा तो नहीं निकला, तालु के द्वारा निकला, तो ऑप्शन बी गलत होगा। का देखें तो का भी कंठ से निकलता है, जी भी ऑप्शन गलत। तालव्य है नहीं है तो क्या बचा, और, क्या बचा और, जिसमें कंठ और ओष्ठ का प्रयोग हो रहा है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाषा निर्माण की इकाइयों का जो सही क्रम है वो निम्न में से क्या है। तो यहाँ पर देखना, हमने आपको बताया था भाषा निर्माण की सही इकाइयाँ वो क्या है, शब्द ध्वनि वाक्य पद, शब्द वाक्य ध्वनि पद, पद वाक्य ध्वनि शब्द, ध्वनि शब्द पद वाक्य। तो यहाँ पर देखना सबसे पहले क्या आती है, ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वर्ण और ध्वनि। तो इसमें क्या है, ध्वनि। फिर अपन देखें जो ध्वनि से भी बड़े होते हैं शब्द, मतलब जो दो या दो से अधिक वर्णों से मिलकर भी बन जाए वो शब्द कहलाते हैं, और सार्थक शब्दों का समूह ही आगे जाकर क्या बन जाता है, पद। पद क्या बन जाता है, और जब पद मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं, वाक्य। क्या मिलते हैं, वाक्य। और शब्द ध्वनि पद वाक्य इत्यादि को और समझने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। एक दिन हम किसी दिन वर्णमाला को पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। अभी आप सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन ही लगाइए। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है। तो जो प्रश्न के आधार पर आपको ला बताना है कि किस प्रकार की ध्वनि है, तो आप बताना पार्श्विक, उत्क्षिप्त, प्रकंपित और संघर्षहीन। तो आप सभी जानते हैं ला को कहाँ पर रखा अपन ने, कहाँ पर रखा हुआ है ला को, तो ला को जो रखा हुआ है वो पार्श्विक ध्वनि क्या कहलाती है, पार्श्विक। तो 20 का ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण युग्म अल्प प्राण का है, अल्प प्राण का है, सॉरी, तो जो अल्प प्राण कहलाते हैं अपने, यहाँ पर देखना थोड़ा सा हम आपको अल्प प्राण समझाएं। तो अल्प प्राण क्या होता है, अल्प प्राण वे वर्ण कहलाते हैं जब अपन किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो मुख से कम प्राणवायु निकलती है, उन वर्णों को अल्प प्राण कहा जाता है। और अल्प प्राण वर्णों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 30। हिंदी में कितनी होती है, 30। हम आपको एक नया वीडियो बताएंगे जिसमें वर्णमाला के बारे में पूरा विस्तार से समझाएंगे। अभी आप सिर्फ ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन देखना। यहाँ पर देखना, तो अल्प प्राण की अगर अपन बात करें तो अल्प प्राण कौन कौन से हैं, निम्न में से वो अपन देखते हैं, का, छा, ता। तो अपना जो खा है, जो खा है इसे कहाँ पर रखा गया, महाप्राण में। तो जी अपना ऑप्शन क्या हो सकता है, जी ऑप्शन क्या है अपना गलत। अगर अपन ऑप्शन सेकंड पर चलेंगे कि अल्प प्राण कौन सा है, पा, दा या का, तो अगर अपन बात करें तो ऑप्शन बी हो सकता है। लेकिन अपन और थोड़ा सा चेक करते हैं, अगर अपन आगे और बात करें का, दा, खा, तो खा भी क्या है अपना महाप्राण। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन 3 गलत हो गए थे दोनों। आगे अपन थोड़ा सा और देखते हैं, ऑप्शन डी था, फा, तो अपना था भी क्या है, जो अपना था है जी भी क्या है, महाप्राण। कौन सा प्राण, महाप्राण। तो अपना जो करेक्ट आंसर था वो कौन सा, ऑप्शन बी, पा, दा, का, तीनों कैसे हैं, अल्प प्राण। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन है, अंग और आह कौन सा वर्ण है।
तो अंग और आहा अगर अपन बात करें तो अभी बताया था अयोग्य अनुस्वार अनुनासिक उपरोक्त सभी, ये कैसे वर्ण कहलाते हैं? अयोग्य। कैसे वर्ण? जिनका मेल ना तो स्वर में जाता है ना ही व्यंजन में जाता है, उन्हें अयोग्य वर्ण कहा जाता है। वो अयोग्य कौन कौन से होते हैं? आहा और अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका उच्चारण स्थान अभी हमने बताया था आपको, जो ड है जिसका उच्चारण क्या है? मूर्धन्य। कहाँ से बोला जाता है? मूर्धन्य। ड ड दो मूर्धन्य क्या कहलाता है? दांत का जो पिछला सा हिस्सा होता है, दांत का जो पिछला हिस्सा होता है जिसको जीभ स्पर्श करती है, वो मूर्धन्य कहलाता है। तो आप उच्चारण करके देखना, ड ड गुलाब ड टा ठा ड न ड, तो जी क्या है? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से ऊष्मीय वर्ण कौन से हैं? तो ऊष्मीय वर्ण सा, ऊष्मीय वर्ण जो है सा, हा, ला, लह, मा, अदा, मा, हा, और आगे देखें अपन तो क्या है? या और वाह। तो इसमें ऊष्मीय व्यंजन आपको देखना है, ऊष्मीय व्यंजन कौन कौन से हैं? तो साधु के क्या हैं? तीनों सा और हा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो तालु से अभी हमने आपको बताया था, जो चावर्ग होता है वो कहाँ से उच्चारित होता है? तालु से। तो चावर्ग में एक वर्ण आता है छा, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दंत व्यंजन कौन सा है? तो दंत व्यंजन अभी आपने देखा फा, फा, रा और ता, कौन सा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? मतलब आप किसी भी वर्ण को उच्चारित करो और ओंठों का स्पर्श ना लगे तो वो ओष्ठ नहीं कहलाएगा। तो अपन बा, उ, बड़ा ऊ और आ, तो जब आ बोलते हो आप, आ का उच्चारण करते हो तो ओष्ठ का प्रयोग होता है? नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे क्या कहलाते हैं? तो भी आप सभी जानते हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है व्यंजन। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? व्यंजन। क्या कहा जाता है? व्यंजन। और आप सभी जानते हैं कैसे, तो हम आपको थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पर देखना, थोड़ा सा हम आपको समझाते हैं। देखो, एक होता है पूरी वर्णमाला में स्वर और एक क्या होते हैं? व्यंजन। थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए, स्वर क्या होते हैं? जिनको आप स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जिनको आप स्वतंत्र रूप से उच्चारित नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन। मतलब अगर आप स्वर की बात बोलें तो आ क्या है? एक स्वर। बड़ा आ भी क्या है? एक स्वर। अगर बड़ी ई, तो आप जब ई का उच्चारण करते हो तो इसको बोलते समय अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती है। तो ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने के लिए अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें क्या कहा जाता है? स्वर। वहीं पर अपन व्यंजन की बात करें, जब आप का बोलते हो तो का को बोलते समय अंत में आपको क्या मिलता है? आ का उच्चारण मिलता है। तो व्यंजन को बोलने के लिए आपको स्वर की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने क्या बोला, जब भी कोई स्वर का उच्चारण करते हैं और स्वर का उच्चारण करते हैं, जब भी किसी स्वर यानी जब भी किसी व्यंजन को बोलते हैं तो उसके लिए हमेशा काय की आवश्यकता पड़ती है? स्वर की। काय की आवश्यकता। लेकिन क्वेश्चन क्या है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है अभी क्या कहलाते हैं? तो भी क्या कहलाते हैं? अभी बताया हमने आपको, व्यंजन। क्या कहलाते हैं? व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और ऐ वर्ण जो हैं वो क्या कहलाते हैं? तो जी आपको बताना है, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। तो आप जानते हो ए कैसे बनता है? आ प्लस ई से बनता है, ठीक है जी। छोटा वाला ए और ऐ, आ प्लस बड़ी से। तो आ किससे निकलता है? कंठ से। किससे निकलता है? कंठ से। ई, छोटी ई किससे निकला? छोटी ई। बड़ी ई तालु से निकला। किससे निकला? तालु से। कंठ प्लस तालु इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से दंत ध्वनि है, मतलब अब देखो दंत हजार वाला क्वेश्चन हो गए, खा दंत का उस क्या नहीं ना, तो ना जब आप उच्चारित करते हो तो काय का प्रयोग लगता है? दंत का। इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक सभी तक उपलब्ध हो जाए। धन्यवाद।